नमस्कार दोस्तों, भोले बिसरे लोगों की श्रृंखला में आज हम राजा बल्लभ सिंह के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आप सभी ने महाराजा सूरजमल, राजा नाहर सिंह, इन सारे लोगों का नाम सुना होगा, लेकिन राजा बल्लभ सिंह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हुए मिलेंगे। राजा बल्लभ सिंह दिल्ली की छाया में बसी हरियाणा की एक छोटी सी रियासत के पराक्रमी सरदार होते थे। इस रियासत की नींव चौधरी गोपाल सिंह नाम के एक सरदार ने डाली थी। वो भी अत्यंत वीर और साहसी पुरुष थे। चौधरी गोपाल सिंह ने उन लोगों को भी लूटा जिन्होंने जनता के खून पसीने की कमाई को लूटा था। दिल्ली आगरा सड़क पर मजाल है कोई राजा ठीक ठाक से कभी निकल पाया हो। मुगल शासकों ने उनको रोकने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं रहे। थक हार कर फरुखशियर ने, जिनका राज 1713 से 1719 था, उन्होंने उनको फरीदाबाद का चौधरी स्वीकार कर लिया और वो उस जो परगना था उसमें उगाए करों में से 1 रुपए पर 1 आना अपने पास रख सकते थे। चौधरी गोपाल सिंह के बाद उनके पुत्र चौधरी चरण सिंह जो रियासत है वो संभाली। वो भी अपने पिता की तरह पराक्रमी थे। उन्होंने मुगलों की गुलामी का जुआ उतार दिया और कर देना बंद कर दिया। मुगलों से फिर उनकी टक्कर हुई और जाट चौधरी जमकर लड़ा, पर मुगल सेना ये का मुकाबला नहीं कर पाया, हार गए और उनको कैद कर लिया गया। इसके बाद कमान आई बल्लभ सिंह उर्फ बल्लू के पास। वो अपने बाप दादा से भी बहादुर और पराक्रमी था। उसके पास तेज दिमाग था और वो गलतियां नहीं करता था जो उनके पूर्वजों ने की थी। सबसे पहले तो उन्होंने मुगलों से सुलह करके अपने पिता को कैद से छुड़वा लिया। चौधरी चरण सिंह अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए कैद से बाहर आते ही अपनी चौधर की पगड़ी अपने बेटे बल्लभ सिंह के सिर पर रख दी। इसके बाद बल्लभ सिंह राजा कहलाने लगे और उन्होंने सबसे पहले एक मजबूत किला बनवाया और खुद को राजा की उपाधि से सुशोभित कर लिया। सेना को और बढ़ाया और खूब अस्त्र शस्त्र उन्होंने जमा किए। इसके साथ ही भरतपुर के जाट शासकों से अच्छे संबंध बनाए और दूर दूर तक अपना राजनीतिक जो रसूख है वो उन्होंने बढ़ा लिया। इस प्रकार शक्ति बटोरने के बाद राजा बल्लभ सिंह ने मुगल सत्ता की परवाह करनी छोड़ दी। उन दिनों मराठों का सब जगह बोलबाला था, पर राजा बल्लभ सिंह उनको भी कुछ नहीं समझता था। इसलिए जब मराठों की सहायता से अहमद शाह दिल्ली का बादशाह बना तो दोनों ने मिलकर राजा बल्लभ सिंह को ठीक करने की चेष्टा की। मराठा और मुगल सेना ने 1753 के मध्य राजा बल्लभ सिंह की रियासत पर आक्रमण किया और इस सेना का नेतृत्व मुगल सेना नायक अकीबत खां कर रहा था। राजा बल्लभ सिंह ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी और वो मुकाबले में उन पर भारी रहा। जब मुगलों को इसका पता चला तो उन्होंने दिल्ली से और कुमक भेजी और अब मुगल सेना खूब मजबूत स्थिति में हो गई। उन्होंने सीधा बल्लभगढ़ पर जबरदस्त हमला बोला। बल्लभ सिंह की सेना ने डटकर मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ। भारी भरकम मुगल लश्कर था उसके सामने राजा बल्लभ सिंह की सेना के पांव उखड़ने लगे और राजा बल्लभ सिंह ने समझदारी दिखाते हुए सुलह कर ली। संधि के अनुसार राजा बल्लभ सिंह ने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मुगलों को अपने राज्य से कर इकट्ठा करने के अधिकार भी दे दिए। संधि की स्याही सूखते ही अकीबत खां लगान वसूली की मुहिम पर आ गया और उसको ये देखकर बेहद दुख हुआ कि जाट प्रजा उनको लगान देने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लाव लश्कर की भी परवाह न करते हुए छोटे से किसानों तक ने यह कह दिया था कि हम आपको राजा नहीं मानते, हम अगर लगान देंगे तो राजा बल्लभ सिंह को ही देंगे, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है। छोटे छोटे किसान जब आंख दिखाने लगे तो अकीबत खां गुस्से से लाल हो गया। फतेहपुर नामक जगह पर लोगों ने मुगल थानेदार को मारकर भगा दिया। इन सब से दुखी होकर अकीबत खां ने बल्लभगढ़ पर चढ़ाई कर दी। राजा बल्लभ सिंह ने जब ये देखा तो बहुत हैरान हुए। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो तुरंत युद्ध कर सकें, इसलिए वो अकेले ही 2-4 लोगों के साथ बाहर आ गए और मुगल अधिकारी को वापस मुड़ जाने का संदेशा दिया। अकीबत खां ने कहा कि राजा बल्लभ सिंह, मैं यहाँ धन लेकर ही वापस जाऊंगा। इस पर बल्लभ सिंह बिगड़ गए और मुगलों की सेना के बीच में खड़े होकर कहा कि अकीबत खां, धन अभी मेरी जेब में नहीं है, किसानों से मैं लूंगा तब आपको दूंगा। अगर तुम्हारी नीयत बल्लभगढ़ को हड़पने की है तो मुझसे लड़कर ले जाओ। अकीबत खां को भी गुस्सा आ गया। उसके साथ उसकी सेना थी और बीच में खड़ा था अकेला जाट राजा बल्लभ सिंह और उसको ललकार रहे थे। अकीबत खां ने गुस्से में गालियां निकालनी शुरू कर दी और राजा बल्लभ सिंह ने तलवार अपनी म्यान से खींच ली। अपने पिता की तलवार म्यान से बाहर निकलते देख उनका बेटा, दीवान और 7 अन्य सिपाही भी सैकड़ों मुगल सेना से अकेले ही भिड़ पड़े। काफी देर तक लड़ाई चली, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। राजा बल्लभ सिंह शौर्य दिखाते हुए मारे गए
29 नवंबर 1753 उनका शहादत दिन है। इसके बाद गुस्से से लाल अकीबत खान ने किले पर हमला बोला। किले में मौजूद जाट सिपाही बड़ी वीरता के साथ लड़े लेकिन हार गए। बल्लभगढ़ के किले पर मुगलों ने अपना झंडा फहरा दिया। अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर अपनी उपाधि के नाम पर निजामगढ़ रख दिया। लेकिन यह दशा बहुत दिनों तक नहीं ठहर पाई दोस्तों। राजा बल्लभ सिंह के उत्तराधिकारियों ने भरतपुर के जाट राजा की सहायता से अपना दुर्ग दोबारा से मुगलों से छीन लिया। निजामगढ़ फिर से बल्लभगढ़ बन गया और बल्लभ का झंडा मुगल झंडे की जगह गर्व से लहराने लगा। आज सारी दुनिया बल्लभगढ़ को तो जानती है, लेकिन राजा बल्लभ सिंह की कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। वो जोगी भी अब नहीं रहे जो वीर राजा बल्लभ सिंह के किस्से गाया करते थे। हमारे इतिहास की पोथियों में ऐसे अनेक लोग दफन हैं दोस्तों, जो बहुत वीर थे, लेकिन आज की पीढ़ी उनको जानती नहीं है, क्योंकि जीतने वालों की कब्र पर ही प्रशस्ति पत्र लगते हैं। और राजा बल्लभ सिंह दुर्भाग्य से हार गए थे, लेकिन उनका शौर्य और जो रियासत में काम उन्होंने किए थे वो याद रखने लायक तो थी ही। भूले बिसरे लोगों की श्रृंखला में हम ऐसे ही लोगों के बारे में जानते रहेंगे दोस्तों। बने रहिए। शुक्रिया। नमस्कार।